एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब वैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जहां दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कुछ ना कुछ काम करने का अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला सेक्शन 51 कहता है कि दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया है तो दोनों जब तक अपना अपना काम पूरा नहीं करते हैं तब तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप सीओडी में सामान मंगवाते हो, कैश ऑन डिलीवरी में ऑनलाइन सामान, तो वो पर्सन आपको तब तक सामान नहीं देता है जब तक आप उसको हाथ में पैसे नहीं देते हो। तो दोनों पार्टीज को यहाँ पर साथ साथ में अपना काम करना पड़ेगा, तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अब सेक्शन 52 कहता है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पहले कौन सा पार्टी परफॉर्म करेगा और तब जाकर दूसरा पार्टी परफॉर्म करेगा, तो जैसा लिखा हुआ है दोनों पार्टीज को वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे आपका ऑनलाइन अगर आप प्रीपेड सामान मंगवा रहे हो तो पहले आप पेमेंट करते हो तभी आपका सामान जो है वो डिलीवर होता है। ठीक है, तो इसमें कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है कि पहले डिलीवरी हो जाए बाद में आप पेमेंट करो। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पहले कौन सा पार्टी परफॉर्म करेगा वही पार्टी पहले परफॉर्मेंस करेगा। उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जैसे होना है उसमें अगर सामने वाला पार्टी किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दोनों में से कोई पार्टी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट होने के लिए जिस पार्टी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है वही लायबल होगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब फर्स्ट प्रॉमिस जिसको परफॉर्म करना था, जिस पर्सन को, जिस पार्टी को, उसने अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म किया तो सेकंड पार्टी भी अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म करे। ठीक है, जब तक फर्स्ट पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता है तब तक सेकंड पार्टी को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अगर प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रीपेड अग्रीमेंट कर रहे हो किसी चीज सामान खरीदने का, तो वो मर्चेंट क्या करता है, वो सेलर तब तक आपके सामान को डिस्पैच नहीं करता है, शिप नहीं करता है जब तक आपका पेमेंट उस तक पहुंच नहीं जाए। आपका पेमेंट उसके पास पहुंच जाता है तब वो आपका सामान अपने दुकान से शिप करता है और डिलीवरी वाला लेकर आपके घर पर आता है। ठीक है, तो अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपका पेमेंट उस तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका सामान जो है वो शिप नहीं होगा। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। अब आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जो जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोई बच्चे का एग्जाम है जून में और वो अभी कार्डबोर्ड ऑर्डर कर रहा है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में दिखा रहा है कि वो कार्डबोर्ड सर्टेन डेट तक आ जाएगा जो कि एग्जाम के पहले है। तो यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्डबोर्ड अगर एग्जाम के बाद आएगा तो वो बच्चा कार्डबोर्ड का क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जब इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, तो अगर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जहां पे टाइम जरूरी है वहां पर टाइम के विद इन ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट की। तो हमें पता है कि जहां पर इम्पॉसिबल एक्ट वो करने का अग्रीमेंट हो, जैसे मैजिक से कोई चीज ठीक कर देना, डिस्कवर करना, तो वो वॉइड अग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब वो अग्रीमेंट की वजह से किसी को लॉस हो रहा है, जैसे आपको किसी ने बोला कि मैं तुम्हारा जादू से तबीयत ठीक कर दूंगा, आपने उसको 1000 रुपीज दे भी दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था, जादू से किसी का तबीयत ठीक हो नहीं सकता है, तो भी वो 1000 रुपीज वो पर्सन आपको वापस करेगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने के बावजूद भी। अब जो इम्पॉसिबिलिटी है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, शुरुआत से ही पता था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल है। अगर दोनों पार्टीज को पता हो कि इम्पॉसिबल है तो भी, जैसे जादू से डिस्कवर करने वाला, दोनों पार्टी को पता है कि जादू से कुछ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। दोनों पार्टीज को नहीं पता, जैसे कि घोड़े के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और घोड़ा उस टाइम पर मर चुका था, लेकिन दोनों पार्टीज को पता नहीं था कि वो घोड़ा मर चुका है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। और सिर्फ अगर प्रोमिसर को पता था, जैसे घोड़े का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ प्रोमिसर को पता था कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे कि घोड़ा मर चुका है, लेकिन फिर भी वो ऑफर दे रहा है घोड़ा का, और प्रोमिसी जो है एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वैसे सिचुएशन में अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक्सेप्टर को किसी तरह का लॉस हो रहा है तो वो लॉस जो है वो ऑफरर पूरा करेगा। अब सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाना जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते हो। जैसे कहीं पर कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, बिल्डिंग ठीक ठाक बन रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से वहां पर फ्लड आ जाता है,
अब वो बिल्डिंग नहीं बन सकता है, या भूकंप आ जाता है, पूरा बिल्डिंग गिर जाता है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ऐसा है इम्पॉसिबिलिटी जो बाद में आकर आपके काम में इंटरफेयर कर रहा हो। या घोड़े के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस टाइम पे घोड़ा एकदम ठीक था, बट अचानक से घोड़े को हार्ट अटैक आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद और वो मर जाता है। तो ये क्या हुआ? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुआ। बाद में ऐसा सिचुएशन आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो। अब प्रॉमिस ऐसे भी चीजों के लिए हो सकता है जहां पर एक से ज्यादा प्रॉमिस हो कॉन्ट्रैक्ट में, और कुछ प्रॉमिस लीगल हो और कुछ इलीगल हो। तो जितना पार्ट लीगल होगा वो तो वैलिड होगा, लेकिन जितना प्रोमिस इलीगल है जिसको करना, वो वॉइड हो जाएगा। जैसे आप किसी को घर बेच रहे हो तो घर बेचना तो लीगल है, लेकिन घर बेचने के साथ में आप ये कंडीशन लगा रहे हो कि अगर घर को तुम जुआ खेलने का अड्डा बनाओगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। तो ये जुआ खेलने वाला जो पार्ट है और 2 लाख एक्स्ट्रा देने वाला पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, जहां पर एक ब्रांच इलीगल है। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस का, एक तरफ से जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया वो तो लीगल है तो वो वैलिड होगा, दूसरे पार्टी ने जो प्रॉमिस किया वो कंप्लीटली इलीगल है तो वो पार्ट जो है वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, इलीगल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाएगा और लीगल पार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड रहेगा। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का मतलब जो पेमेंट दिया जा रहा है वो किस डेट को, किस तरह के लोन को या किस तरह के परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है जहां पर पैसे देने वाले पार्टी ने बताया है कि मेरा ये लोन था और ये पैसा मैं इसी लोन के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसे अगर आपने बैंक से अलग अलग 3-4 लोन लिया है, या आपने किसी पर्सन से 3-4 अलग अलग बार उधार लिया है, आप उसको एक बार पेमेंट कर रहे हो। जैसे आपने एक बार 40,000 लिया था, एक बार 10,000 लिया था, एक बार 5,000 लिया था, एक बार 20,000 लिया था। अब उसको आप 5,000 रुपए लौटा रहे हो और साथ में आप बता रहे हो कि ये पैसा मैं 5,000 वाला जो मैंने लोन लिया था उसको पूरा करने के लिए दे रहा हूं, तो सिर्फ 5,000 वाला ही आपका जो लोन है वो पूरा माना जाएगा। अब सेकंड सिचुएशन आता है सेक्शन 60 में, जहां पर आपने पैसे तो दे दिए, आपने 5,000 रुपए दे दिया, लेकिन बताया नहीं कि मैं 5,000 कौन से लोन को कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूं। तो वहां पर लोन देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5,000 जो है वो 40,000 वाले लोन में डालेगा, कि 10,000 वाले लोन में डालेगा, कि 5,000 वाले लोन में डालेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर दोनों में से किसी पार्टी ने नहीं, ना आपने बताया कि कौन से लोन के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, और ना लेने वाले पार्टी ने ये देखा कि कौन से लोन के लिए ये पैसा डाला जा रहा है, तब क्या होगा? तब लॉ ये कहेगा कि जिस ऑर्डर में लोन दिया गया था, सबसे पहले अगर 40,000 का लोन दिया गया था तो ये 5,000 उस 40,000 वाले लोन में जाएगा और आपका लोन जो है 40,000 में से अब 35,000 बचेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में बस इतना ही है। अब वैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जहां पर किसी भी पार्टी को परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कब होगा? जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी पार्टीज हैं उनकी सहमति हो, उनका कंसेंट हो, तब। तो पहला सिचुएशन है सेक्शन 62 में नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन। नोवेशन मतलब पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था, सारे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने ये सोचा कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हम अपना काम नहीं करेंगे, उसको बंद कर देते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कंप्लीट माना जाएगा और उसके अंदर किसी भी पार्टी को कोई भी काम जो भी उन्हें प्रॉमिस किया था उसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। फिर आता है रेसिशन। रेसिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर देना या कैंसिल कर देना। तो पार्टीज ने अग्री किया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको अब हम और फॉलो नहीं करना चाहते, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो वहां पर भी कोई भी पार्टी को परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो जो प्रॉमिस दिया था वो वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होते ही खत्म हो जाता है। अब है ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के किसी एक पार्ट को बदला जा सकता है। ठीक है, उसके जगह पे कोई नया पार्ट डाला जा सकता है, कोई नया क्लॉज डाला जा सकता है। तो उसमें जो पुराने क्लॉज में जो आपने प्रॉमिस किया था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये तीनों सिचुएशन कब होगा? जब सारे पार्टीज का कंसेंट होगा। बिना सारे पार्टीज के कंसेंट के ये तीनों तरह का सिचुएशन नहीं हो सकता है। अब सेकेंड सिचुएशन आ सकता है जहां पर पार्टीज जो है वो या तो अपना राइट कंप्लीटली वेव ऑफ कर देता है या परफॉर्मेंस को रेमिट कर देता है। वेव ऑफ कर देना मतलब 10,000 का लोन था और जिसको लोन लेना था वो बोलता है कि नहीं, छोड़ दो, तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, तो उसने अपने राइट्स को वेव ऑफ कर दिया, राइट्स को छोड़ दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं है। रेमिट कर देने का मतलब है 10,000 का लोन था,
उसने बोला कि ठीक है 6,000 देकर छोड़ दो और पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो लोन आपका जो है वो रेमिट हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6,000 देने से ही जो है परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी 4,000 आपको देने की जरूरत नहीं। उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कहीं पर अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको जो वीकर पार्टी है वो कंटिन्यू कर भी सकता है या खत्म कर सकता है, तो अगर जो वीकर पार्टी है वो खत्म कर देता है और उसके खत्म करने के पहले दूसरे पार्टी को किसी भी तरह का उस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा मिल चुका है, तो वो वीकर पार्टी को वापस कर देगा। या वीकर पार्टी पैसा ले चुका है और दूसरे पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, पहले ही उसको कैंसिल कर दे रहा है, तो उसको दूसरे पार्टी को पैसा लौटाना पड़ेगा। इसके बाद है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। ये अभी वैसा ही होगा जैसे हमने अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट में देखा कि इम्पॉसिबल एक्ट के लिए अग्रीमेंट किया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन पैसा आप दे चुके हो तो वो पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, जिस पार्टी ने भी पैसा दे दिया था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जा रहा है तो वो दूसरे पार्टी को पैसा वापस करेगा। अब रेसिशन, जहां पर आप रेसिशन कर रहे हो, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, तो वहां पर वो दूसरी पार्टी को बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, अब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ये है सेक्शन 66। सेक्शन 67 कहता है इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अब जहां पर एक पार्टी ने अपना सारा काम किया लेकिन सामने वाला पार्टी जो है उसको जो काम करना था वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, वो टाल रहा है, नहीं करूंगा करूंगा ऐसा कर रहा है, लेकिन अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, तो वो पार्टी सामने वाले पार्टी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर सकता है। जैसे टीचर स्टूडेंट का एग्जांपल, टीचर पढ़ा रहा है, कोर्स कंप्लीट कर रहा है, आपको समझा रहा है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप नोट्स नहीं लिख रहे हो और उसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकलता है, तो आप आकर टीचर को सू नहीं कर सकते हो क्योंकि टीचर ने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, आपने नहीं किया है, तो वो आपकी गलती है। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह से डिस्चार्ज होता है, मतलब कंप्लीट होता है या एंड होता है। तो बाय परफॉर्मेंस, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो काम कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज ने सहमति दिखाई कि हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं या कंप्लीटली कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको पूरा करना ही पॉसिबल नहीं है, वो काम करना ही पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम, इतने टाइम के विद इन ही काम करना था, वो टाइम पार हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लॉ बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब इलीगल हो गया तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज ने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, या एक पार्टी ने काम किया दूसरे पार्टी ने अपना काम नहीं किया, तो वहां पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा गया था उसको एक पार्टी ने फॉलो नहीं किया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं एंड हो जाएगा और आप कोर्ट में जिस पार्टी ने काम नहीं किया है उसको सू कर सकते हो। अब बाय वेवर या रेमिटेंस, जो अभी हमने देखा कि सामने वाले पार्टी ने बोला कि नहीं छोड़ दो, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, उतना राइट्स उसने छोड़ दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ होके डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। या फिर रेमिटेंस, पार्टी ने कहा कि ठीक है पूरा थोड़ा सा काम तुमने कर दिया, काफी है, पूरा काम करने की जरूरत नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट वाला वही है जहां पर एक पार्टी अपना काम पूरा कर रहा है लेकिन दूसरे पार्टी को जो काम करना था वो काम, अपने काम को निग्लेक्ट कर रहा है, वो कंप्लीटली उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भी केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे टीचर पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे, एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कंप्लीट माना जाएगा। अब मर्जर ऑफ राइट्स है। मर्जर ऑफ राइट्स का मतलब है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था रेंट के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में जो रेंटर है वो घर को खरीद लेता है, तो जब खरीद लेगा तो रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, तो उसका जो रेंट का राइट था और घर को खरीदने का राइट था वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। तो जो इंफीरियर राइट है, मतलब रेंट जैसे छोटा है और खरीद लेना परचेज जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो जो छोटा राइट है वो बड़े राइट में मिल जाता है, तो फिर छोटे राइट्स को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, वो जो पुराना जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कंप्लीट माना जाएगा। आई होप परफॉर्मेंस आपको समझ आया होगा, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।